मेरे ताया अब्बू का बेटा हमारे साथ रहता था। मेरा कोई भाई नहीं था, तो मैं उसको भाई ही समझती थी, लेकिन वो मुझ पर गंदी नज़र रखता था। मैं उससे 10 साल छोटी थी, लेकिन एक दिन जब मैं स्कूल से वापस आई तो घर में कोई नहीं था, सिर्फ मेरा भाई था। मैं उसके कमरे में गई तो उसने दरवाज़ा बंद करके मेरे साथ ऐसा काम किया कि मेरी रूह फना हो गई, क्योंकि मैं बेबसी से बिस्तर पर पड़ी आंसू बहा रही थी। कांच का ग्लास टूटकर चिकनाचूर हो गया था और साथ ही मेरे सारे अरमान और जज्बात भी चिकनाचूर हो गए थे। मेरी सिसकियों से कमरे के दरों दीवार गूंज उठे थे, लेकिन उस इंसान नुमा हैवान पर मेरी सिसकियों का कोई असर नहीं हुआ था। मैं अपने ही घर में महफूज नहीं रही थी और पामाल कर दी गई थी। मेरा जिस्म दर्द की शिद्दत से टूट रहा था और जगह जगह से खून रस रहा था। मेरी आंखों के सामने का हर मंजर धुंधला गया था। मेरे आंसुओं ने तकिए को पूरी तरह तर कर दिया था, लेकिन आंसू फिर भी खुश्क नहीं हो रहे थे और बहते ही जा रहे थे। मेरी रूह पर जो जख्म लगे थे वो शायद सारी जिंदगी भी मुदम्मिल नहीं हो सकते थे। माजी का एक एक लम्हा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बाप की शबीह मेरी आंखों में बस गई हो। मैं अपने बाबा की रानी थी, और अगर आज मेरे अब्बा जिंदा होते तो शायद किसी के अंदर ये हौसला ना होता कि वो मुझे मेरे ही घर के अंदर बर्बाद करते। आज तो इस घर की दीवारें भी मेरी बेबसी पर रोई थी। ये वही घर था जहां कभी मेरी हंसी गूंजा करती थी। आज मेरी चीखों से ये घर गूंज उठा था। मैं अपनी किस्मत पर मातम करना थी। न जाने मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह सरजर्द हो गया था जिसकी सजा यूं मेरे नसीब में लिखी गई थी। मैं भी उस शख्स के हाथों जिससे मैं सबसे ज्यादा एतबार कर बैठी थी। वो शख्स मुझे बर्बाद करके खुद घर से बाहर निकल गया था और कई घंटे अपनी बेबसी पर रोने के बाद मैं बिस्तर से उठ खड़ी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मैं वॉशरूम में गई तो आईने में अपना चेहरा देखकर एक दफा फिर मेरे आंसू बह निकले। मेरे चेहरे पर जगह जगह दांतों के निशान थे। मैंने अपने चेहरे पर पानी का छपाका मारा और खुद को संभालते हुए वापस अपने कमरे में गई। अम्मा के आने में न जाने अभी कितना वक्त बाकी था। मैंने खुद को कमरे में अंदर से बंद कर लिया। खौफ के मारे मैं अभी भी थर थर कांप रही थी। बार बार मुझे ख्याल आता था कि मैं कोई भयानक ख्वाब देख रही हूँ। मेरी आंख खुलेगी और ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं सच्चाई से नजरें नहीं चुरा सकती थी। ये कोई भयानक ख्वाब नहीं था, बल्कि एक भयानक सच था जो अब मेरे साथ सारी जिंदगी रहने वाला था। मैं एक दफ़ा फिर जोरदार चीख मारकर रो पड़ी थी। शायद अब सारी जिंदगी मुझे ऐसे ही रोना था। रात गए अम्मा और मेरी छोटी बहन वापस लौटे तो अम्मा मेरे कमरे का दरवाज़ा बजाने लगी। अम्मा की आवाज़ सुनकर मैंने लपक कर दरवाज़ा खोल दिया और उनके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। अम्मा तो मेरी हालत देखकर सांस लेना भूल गई थी। वो बेयकीनी से मुझसे पूछ रही थी कि ये सब क्या है। मैंने सिसकते हुए अम्मा को एक एक बात बता दी, जिसे सुनकर अम्मा के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। अम्मा के लिए तो मेरे लफ्ज़ों पर यकीन करना ही नामुमकिन था, लेकिन मेरी हालत उन्हें बहुत कुछ बावर करवा चुकी थी। मुझे लगा था शायद तकदीर ने मेरे लिए इतनी ही आजमाइश लिखी थी, लेकिन मुझे हरगिज़ भी खबर नहीं थी कि अभी तो मेरे लिए आजमाइशों का एक दरिया बाकी था। हम दो बहनें थीं, सारा दिन शोर शराबा मस्तियाँ करती, घर में हर वक्त रौनक लगी रहती। अब्बा तो हम दोनों बहनों को देखकर जीते थे और अम्मा हमारी शरारतों से परेशान रहती। अब्बा के दफ्तर से लौटते ही मैं उनके गले में झूल जाती और उनको अपने सारे दिन का अहवाल सुनाती। मैं जब तक अब्बा को एक एक बात ना बता देती मुझे सुकून नहीं आता था। अम्मा तो मुझे अब्बा का मुखबिर कहा करती थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन न जाने अचानक ही हमारे हंसते हंसते घर को किसकी नजर लग गई थी। ऐसा लगता था जैसे खुशियां हमसे रूठ गई हों। अब्बा का एक्सीडेंट हो गया था और वो बिस्तर पर पड़ गए थे। घर के हालात अचानक से ही खराब होने लगे। कोई भाई तो था नहीं जो अब्बा की देखभाल करता। अम्मा को ही सब कुछ देखना पड़ रहा था।
ابا کے بڑے بھائی کافی عرصے سے ابا سے ناراض تھے اور ہمارا ان سے ملنا جلنا بند تھا، لیکن جب ابا کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اماں نے خود انہیں فون کر کے ابا کے بارے میں اطلاع دی۔ اماں کو یقین تھا کہ ابا کے ایکسیڈنٹ کا سن کر تایا ابو کے سارے گلے شکوے ختم ہو جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ ابا کے بارے میں سنتے ہی تایا ابو کو دیکھنے کے لیے آئے تو وہ ابا کے پاس بیٹھ کر بہت روئے اور ہماری حالت دیکھ کر کہنے لگے، تم لوگوں کے لیے اب اکیلے رہنا مشکل ہے، اس لیے میں عظیم کو کہتا ہوں کہ وہ تم لوگوں کے پاس آ کر رک جائے۔ عظیم تایا ابو کا بڑا بیٹا تھا اور بہت ہی اچھا تھا۔ میں نے انہیں 8 سے 5 سال پہلے دیکھا تھا۔ اس کے بعد ہمارے تایا ابو سے تعلق ختم ہو گیا تھا۔ تایا ابو کی بات سن کر اماں کو سکون کا احساس ہوا تھا کہ عظیم بھائی کے آ جانے سے تھوڑی بہت مشکل کم ہو جاتی۔ ابا بستر پر پڑے کراہتے رہتے اور ہم دونوں بہنیں ابا کو دیکھ کر روتی رہتی۔ میں نے ساری زندگی کبھی ابا کو آرام کرتے نہیں دیکھا تھا، اور اب ابا پچھلے 15 دن سے بستر پر پڑے ہوئے تھے۔ عظیم بھائی ہمارے گھر آ کر رہ گئے تھے۔ وہ ابا کی پوری طرح دیکھ بھال کر رہے تھے اور ان کے آ جانے سے بھائی کی کمی بھی پوری ہو گئی تھی، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور ابا زیادہ دنوں تک ہمارے ساتھ نہ رہ سکے اور ہم سے بچھڑ گئے۔ ابا کی موت نے تو اماں کی کمر توڑ دی تھی، اور ہم دونوں بہنوں کے لیے تو یہ یقین کرنا ہی مشکل تھا کہ اب ابا اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ میری عمر 15 سال تھی، جبکہ میری چھوٹی بہن ابھی صرف 12 سال کی تھی۔ ابا ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ وہ ہم دونوں بہنوں کو ڈاکٹر بنائیں گے اور دھوم دھام سے ہماری شادی کریں گے، لیکن وہ اپنی کوئی بھی خواہش پوری نہیں کر پائے تھے۔ ابا کے انتقال کے بعد عظیم بھائی کو اماں نے واپس نہ جانے دیا اور وہ ہمارے ہی گھر رہ گئے تھے۔ تایا ابو کا گھر دوسرے شہر میں تھا، ہمارے سارے رشتہ دار بھی دوسرے شہر میں رہتے تھے، لیکن ابا کی نوکری کی وجہ سے ہم لوگ اس شہر میں آ گئے تھے۔ ابا کی موت کے بعد تایا ابو چاہتے تھے کہ ہم ان کے شہر ہی چلیں، لیکن میری تعلیم کی وجہ سے ابھی ہمارا جانا ممکن نہیں تھا۔ میری 10ویں جماعت کے بورڈ کے امتحانات باقی تھے۔ دوسرے شہر جانے کی وجہ سے میری پڑھائی ختم ہو جاتی، جبکہ میں تو اپنے ابا کا خواب پورا کرنا چاہتی تھی اور ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ اماں نے تایا ابو سے کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی شازیہ کی پڑھائی ختم ہوگی ہم لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تایا ابو کو ہم لوگوں کی بہت فکر تھی، اس لیے وہ ہر 2 مہینے کے بعد ایک دفعہ چکر کاٹ کر جایا کرتے تھے۔ عظیم بھائی کبھی کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر جانے کی بات کرتے تو میں فوراً ہی رونے لگتی اور انہیں روک لیتی۔ میں چاہتی تھی کہ عظیم بھائی ہمیں چھوڑ کر کہیں نہ جائیں، ہمیشہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہیں۔ ابا کے جانے کے بعد عظیم بھائی نے کافی حد تک گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں۔ وہ مجھ سے 10 سال بڑے تھے، لیکن میری ان سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ ہمارا گزر بسر ابا کی پینشن سے ہو رہا تھا۔ عظیم بھائی نے ہمارے ہی شہر میں نوکری کر لی تھی اور وہ اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ بھی اماں کے ہاتھ پر رکھ دیا کرتے۔ اماں کے لیے تو عظیم بھائی کوئی فرشتہ صفت انسان تھے جنہوں نے ابا کی کمی کو پوری طرح دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں عظیم بھائی کے دفتر سے آتے ہی ان کے آگے پیچھے گھومنے لگتی اور ابا کی طرح انہیں اپنے دن بھر کا حال سناتی۔ رات کو عظیم بھائی تھک کر سونے کے لیے اپنے کمرے میں جانے لگتے تو میں زبردستی ان کے آگے اپنی کتابیں رکھ دیتی اور ان سے اپنا کام کرواتی۔ جتنی دیر میں ان کے پاس بیٹھتی انہیں موبائل فون بھی نہ اٹھانے دیتی، اور کبھی تو میں چپکے سے ان کا فون ہی بند کر دیتی۔ میں اکثر اماں سے کہتی کہ عظیم بھائی بالکل میرے سگے بھائی جیسے ہی ہیں۔ میرے دل میں ان کے لیے بہت ہی عزت اور احترام تھا۔ ابا کے انتقال کے بعد جس طرح انہوں نے ہمارا گھر سنبھالا تھا، میرے دل میں ان کے لیے خاص مقام بن گیا تھا۔ ایک دن میں تھکی ہاری اسکول سے گھر لوٹی تو پتہ چلا کہ میری امی اور چھوٹی بہن کسی قریبی رشتہ دار کے انتقال کی وجہ سے دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں۔ وہ دونوں مجھے چھوڑ کر اس لیے چلے گئے تھے کیونکہ میری 10ویں جماعت کے امتحانات ہو رہے تھے۔ گھر میں عظیم بھائی موجود تھے اور انہوں نے ہی مجھے یہ بات بتائی تھی۔ وہ آج نوکری پر بھی نہیں گئے تھے اور وہ گھر پہ ہی موجود تھے۔ ان کی بات سن کر میں نے اپنا یونیفارم تبدیل کیا اور کھانا لینے کے لیے باورچی خانے میں گئی تو انہوں نے آواز دے کر کہا کہ میں انہیں ایک گلاس پانی پلا دوں۔ جیسے ہی میں پانی کا گلاس لے کر عظیم بھائی کے کمرے میں داخل ہوئی تو انہوں نے دروازے کی کنڈی لگا دی۔
पहले तो मुझे लगा शायद वो मुझे तंग करना चाहते हैं, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि उनकी नज़र ठीक नहीं है। उसके बाद तो जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया, वो सोचकर भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने दरवाजे की कुंडी लगाकर छोटे छोटे कदम उठाते मेरे करीब आए तो मेरे हाथ पांव कांपने लगे और मेरे हाथों से ग्लास टूटकर जमीन पर गिर गया और चिकनाचूर हो गया। अजीम भाई ने मुझे धक्का देकर बिस्तर पर गिराया और तमाम हदों को पार करते हुए मुझ पर इस तरह हावी हुए कि मेरा बच निकलना नामुमकिन हो गया। अजीम भाई ने मुझे पूरी तरह बेबस कर दिया था और मैं यकीन ही नहीं कर पाई थी कि ये वो इंसान था जिसे मैं अपना भाई मानती थी। मैं अजीम भाई से इल्तिजा करने लगी कि वो मुझे बख्श दें और जाने दें। मैंने उनसे कहा कि मैं उन्हें भाई समझती हूँ, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरी ये बात सुनकर तो अजीम भाई ने एक जोरदार कहका लगाया और कहने लगे कि तुम्हारे समझने से मैं तुम्हारा भाई नहीं हो जाऊंगा। मैं बहुत अरसे से इस मौके की तलाश में था कि कब तुम मुझे अकेली मिलो और मैं तुम्हें वक्त दूं। आज तुम्हारी अम्मा की खाला ने मरकर मुझे ये मौका दिया है और मैं इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाऊंगा। ये कहकर उन्होंने मेरे पूरे जिस्म पर जख्मों के निशान छोड़ दिए। मेरी लाख मिन्नतों के बावजूद भी उन्हें मुझ पर रहम ना आया और वह मुझे पूरी तरह बर्बाद करके घर से निकल गए। जब घर वापस अम्मा आई और मैंने उन्हें सारी सच्चाई बताई तो अम्मा के लिए यकीन करना मुश्किल हो गया। थोड़ी ही देर में अजीम घर के अंदर दाखिल हुए तो अम्मा ने उन्हें गिरेबान से पकड़ लिया और उनसे पूछा कि वो किस तरह हमारी इज्जत पर हमला कर सकते हैं। यह सुनकर अजीम भाई हैरत से अम्मा का चेहरा देखने लगे और कहने लगे कि वो तो अभी घर में दाखिल हुए हैं। अम्मा की बात सुनकर एक लम्हे के लिए वो चौंक गई। वो हैरानी से अम्मा से पूछ रहे थे कि आखिर क्या हो गया है और अम्मा क्यों उनका गिरेबान पकड़ रही हैं और ऐसी बातें कर रही हैं। अम्मा ने टूटे फूटे लफ्जों में उनसे पूछा कि उन्होंने मेरी इज्जत पर हमला क्यों किया। यह सुनकर अजीम भाई गुस्से में आ गए और कहने लगे कि चची जान आप कैसी बातें कर रही हैं, शाजिया तो बिल्कुल मेरी छोटी बहनों की तरह है। मैं तो उसे बुरी नजर से देखने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आप मुझ पर इस तरह का इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? आप अपनी बेटी से पूछिए कि ये किसका गुनाह मेरे सर पर डालने की कोशिश कर रही है। मैं तो शाजिया को आपके जाने का बताकर दफ्तर वापस चला गया था क्योंकि आज मुझे बहुत काम था और मैं अभी आपके सामने लौट कर आया हूँ। अगर मैं शाजिया के साथ ऐसी वैसी कोई हरकत करता तो लौट कर वापस क्यों आता? शाजिया काफ़ी दिनों से एक लड़के के साथ चक्कर चल रहा है और मैं इस बात से वाकिफ़ था, इसलिए खामोश था कि एक न एक दिन शाजिया खुद आपको सब कुछ बता देगी। मुझे क्या मालूम था कि शाजिया मेरे ही किरदार पर कीचड़ उछाल देगी। हो सकता है शाजिया ने अकेलेपन का फ़ायदा उठाते हुए उस लड़के को घर बुलाया हो और वो लड़का अपनी हदें पार कर गया हो। शाजिया ने मुझ पर इल्ज़ाम डाल दिया। अजीम भाई की बात सुनकर अम्मा सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी और मेरे कदमों से तो पूरी तरह ज़मीन निकल गई थी। मैं तो ये सोच बैठी थी कि अजीम भाई अपने गुनाह को कबूल करेंगे और अपनी गलती मान लेंगे, लेकिन वो तो मुझे ही बदकिरदार साबित करने लगे थे। मैंने अम्मा से कहा कि अजीम भाई झूठ कह रहे हैं, मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है, अजीम भाई ने ही मुझे बर्बाद किया है। ये सुनते ही अजीम भाई ने आगे बढ़कर मेरे चेहरे पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ मारा और कहने लगा, शाजिया अपनी गलती मानने के बजाय तुम मुझे बुरा कह रही हो। अम्मा को तो समझ ही नहीं आ रही थी कि उन्हें क्या करना चाहिए। अजीम भाई गुस्से में अम्मा से कह रहे थे कि वो एक पल भी इस घर में नहीं रहना चाहते। वो अपने कमरे में गए और अपना सामान समेटने लगे। अम्मा ने मुझे बाजू से पकड़ लिया और कहने लगी, सच बता ये सब किसने किया है? मैं ज़ारो कतार रोने लगी थी। मैं किस तरह साबित करती कि ये सब अजीम भाई ने ही किया था। थोड़ी ही देर में अजीम भाई अपना सामान समेट कर कमरे से बाहर निकल आए थे। वो अम्मा से कहने लगे कि चची जान, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं ठहर सकता। मैं यहाँ अपने मरहूम चचा की खातिर रह रहा था, लेकिन आपकी बेटी ने मेरे किरदार पर कीचड़ उछाल कर मुझे बहुत दुख पहुँचाया है और अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं ठहर सकता। अम्मा तो अजीम भाई के जाने का सोच कर ही परेशान हो गई थी, क्योंकि अब्बा के बाद वो हमारा बहुत बड़ा सहारा थे, लेकिन अजीम भाई किसी सूरत रुकने के लिए तैयार नहीं थे। अम्मा ने अजीम भाई से कहा कि वो रात भर तो रुक जाएं, भले सुबह होते ही चले जाएं, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। अजीम भाई को अम्मा की ये बात ठीक लगी थी, इसलिए वो अपने कमरे में वापस चले गए। अम्मा ने मुझे कहा कि मैं सोच समझ कर उन्हें सुबह तक सब कुछ सच सच बता दूं।
अम्मा के लफ्ज़ों ने तो मुझे और भी घायल कर दिया, क्योंकि मेरी माँ को मेरे बजाय अजीम भाई पर भरोसा था। अम्मा अपने कमरे में चली गई थी और मेरी छोटी बहन भी सो चुकी थी। मुझे किसी सूरत नींद नहीं आ रही थी। मैं बेचैनी से घर में यहाँ वहाँ चक्कर लगाने लगी। मुझे बहुत ज़्यादा घुटन का एहसास हो रहा था। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर जाने लगी तो अंधेरे में मुझे अजीम भाई की आवाज़ आ रही थी। वो छत पर मौजूद थे और शायद किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। अजीम भाई की बातों ने मुझ पर बहुत सी हकीकतें खोल दी थी। वो किसी से फ़ोन पर कह रहे थे कि बस अब इंतज़ार का वक्त ख़त्म हो चुका है और मैं कल सुबह ही वापसी के लिए रवाना हो रहा हूँ। दूसरी तरफ से न जाने क्या कहा गया था। जवाब में वो कहने लगे कि मैंने हमेशा के लिए पूरी तरह इंतज़ाम कर लिया है। अब मेरे और तुम्हारे बीच कोई नहीं आएगा और मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर अजीम भाई के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। मुझे देखकर वो चौंक गए थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दें कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उन्होंने फ़ोन रखकर मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि तुमने मुझे मजबूर किया कि मैं तुम्हारे साथ ये सब करूं। मैं यहाँ चचा जान की बीमारी की वजह से आया था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे मुस्तकिल तौर पर अपना गुलाम बना कर रख दिया। मेरी अपनी भी एक ज़िंदगी थी और कुछ ख्वाहिशात थीं, लेकिन तुम लोगों ने मुझे अपना गुलाम बना कर रख लिया और अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। मैं वापस अपने शहर जाना चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने जाने नहीं दिया और तुम किसी बला की तरह मुझसे चिमट गई। मैं थका हारा दफ्तर से लौटता और आराम करना चाहता, लेकिन तुमने मुझे सुकून ना लेने दिया। कभी पढ़ाई के बहाने मुझे तंग करती और कभी बेफजूल के काम मेरे सर पर डालती। मुझे तुम्हारा यूं ज़बरदस्ती मेरे गले पड़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। तुम मेरे फ़ोन भी काट देती थी और जब दिल चाहता मेरा फ़ोन मुझे बताए बगैर ऑफ कर देती, जबकि तुम अच्छे से जानती थी कि मेरी मंगनी हो चुकी है और मेरी मंगेतर मुझे फ़ोन करती है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम उसका फ़ोन काट देती थी। तुम्हारी वजह से हर रोज़ हम दोनों के दरमियान झगड़े होने लगे थे। मेरी मंगेतर नूर चाहती थी कि मैं वापस आ जाऊं, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे रोने धोने की वजह से बेबस होकर रुक जाया करता था। नूर मुझसे बदजन होने लगी थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई ताल्लुक बन चुका है। इसलिए परसों रात उसने मुझसे फ़ोन पर साफ साफ कह दिया, अगर मैं लौट कर वापस ना आया तो वो ये मंगनी तोड़ देंगी। नूर मुझसे बदजन होने लगी थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई ताल्लुक बन चुका है। इसीलिए परसों रात उसने मुझसे फ़ोन पर साफ साफ कह दिया, अगर मैं लौट कर वापस ना आया तो वो ये मंगनी तोड़ देगी। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था और मैंने उससे अपनी पसंद की मंगनी की थी। हम दोनों की जल्दी शादी होने वाली है, लेकिन तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ये रिश्ता ख़त्म होने वाला है। तुमने मुझे इस कदर आजिज़ कर दिया था कि मेरे पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था कि मैं तुम्हें इस बात का सबक सिखाऊं कि ज़बरदस्ती किसी से रिश्ते नहीं बनाए जाते। मुझे तुम लोगों की मदद करने में कोई एतराज़ नहीं था, ना ही मुझे इतना तुम्हारे करीब आना बुरा लगता था, लेकिन हर रिश्ते की एक हद होती है। तुम तो पूरी तरह मेरे सर पर इस तरह सवार हो गई थी कि मेरे लिए सांस लेना भी दोभर हो गया। नूर से होने वाले झगड़े ने मुझे इस कदर गुस्सा दिला दिया था कि मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर गुजरा जो मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं बुरा नहीं था, ना ही मेरी नीयत में तुम्हारे लिए कोई फतूर था, लेकिन तुम्हारी अपनी हरकतों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ इंतहाई गलत हरकत कर गया और मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी है। लेकिन मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि मैं तुमसे छुटकारा पाने के लिए इस हद तक गिर जाऊं। तुम्हें ये बात समझ लेनी चाहिए थी कि तुम ज़बरदस्ती किसी को अपना भाई बनाकर इस तरह ज़िंदगी पर मुसल्लत नहीं हो सकती थी। मैं नूर को खोना नहीं चाहता, इसलिए मैं सुबह होते ही यहाँ से वापस अपने शहर चला जाऊँगा और तुम सुकून से यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारना और किसी से ज़बरदस्ती रिश्ता बनाने की कोशिश ना करना। अजीम भाई की बातों ने तो मुझे शर्मसार कर दिया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझसे सिर्फ और सिर्फ इस बात का बदला इतनी बेरहमी से लेंगे कि मैं हर वक्त उनके आगे पीछे फिरती थी। ये सच था कि मैं उन्हें बहुत ज़्यादा तंग करती थी और ये जानते हुए भी कि उनकी मंगेतर का फ़ोन है, फ़ोन काट दिया करती थी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था कि हमारे अलावा किसी और को वो वक्त दें। कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये ख्वाहिश दबी हुई थी कि उनका नूर से रिश्ता ख़त्म हो जाए, ताकि वो अपने शहर लौट कर वापस ना जाएं, बल्कि हमारे साथ ही रह जाएं। मैं तो अक्सर अम्मी से ये भी कहा करती थी कि हम अजीम भाई का रिश्ता अपने ही शहर में कहीं करवा देते हैं, फिर वो हमेशा यही रह जाएंगे, और अम्मा मेरी इस बात को मजाक में लेती थी।
मुझे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ था कि मैं अपने रवैये से अजीम भाई को किस कदर ज़हनी दबाव का शिकार कर रही हूँ। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे और मैं खामोशी से सीढ़ियाँ उतरकर नीचे चली आई थी। उन्हें अपने किए का एहसास था और मुझे अपनी गलती का, लेकिन वो सब कुछ ठीक नहीं हो सकता था जो मुझ पर गुजर चुका था। अगली सुबह जब मैं कमरे से निकली तो अम्मा ने बताया कि अजीम अपने शहर वापस जा चुका है। अम्मा मुझसे जानना चाहती थीं कि यह सब किसने किया, लेकिन आज मेरे पास उन्हें देने के लिए कोई जवाब नहीं था। मैंने अपने लबों पर पूरी तरह ताला लगा लिया था। मेरी वजह से पहले ही अजीम भाई नूर को खोने वाले थे और अब अगर ये बात मंजर आम पर आती तो शायद उनका और नूर का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाता। मैं दिल से अजीम भाई को अपना भाई मानती थी और अब उन्हें मज़ीद तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी। अपनी कम उम्री और कम इल्मी के सबब मैंने उन्हें पहले ही बहुत परेशान कर दिया था। मैंने बहुत बड़ा खसारा उठाया था, लेकिन ये बात मुझे अच्छे से समझ आ गई थी कि हम किसी रिश्ते को ज़बरदस्ती बांध कर नहीं रख सकते। अगर हम किसी पर मुसल्लत होंगे तो कहीं ना कहीं हमें उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए